हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है एंड अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ यूपीएससी के प्रीलिम्स के टॉपिक्स को भी देख रहे हैं जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड आपके एग्ज़ाम में पूछने के जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो चलिए हम लोग आज के अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेशन के बेसिस पे काम करती है। ये इंगेज करती है पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप द ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज। इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम demonstrate करती है entrepreneurship in the global public interest while upholding the highest standards of governance। अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में एक्टिविटीज़ की बात करें इस फोरम के बारे में, सो इट इज़ अ यूनिक इंस्टीट्यूशनल कल्चर फाउंडेड ऑन द स्टेक होल्डर थ्योरी in which the different sections of the society are even the part of it। ये इंस्टीट्यूशन केयरफुली ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बैलेंस करते हुए और उनको इंगेज करते हुए किसी एक पर्टिकुलर डिसीजंस को विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एजेंडा फॉर्म करती है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन हमने उसके बारे में ज़रूर समझा, लेकिन इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यूएस ने रिसेंटली अपने फेडरल रिजर्व में इंटरेस्ट रेट हाइक करे हैं, तो कुछ 75 बेसिस पॉइंट्स तक का इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें हाई देखने को मिला है यूएस फेडरल रिजर्व्स में। इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होने वाला है हम उसको समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम आरबीआई के हिसाब से बात करें, सो इम्पैक्ट ऑन द आरबीआई हाईलाइटेड दैट द फेड वाज द थर्ड शॉक आफ्टर कोविड-19 एंड द वॉर इन द यूक्रेन। आरबीआई कंसिडर्स डोमेस्टिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन हो गया बाइल रिव्यूइंग द इंटरेस्ट रेट एंड फेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिसी फॉर्मेशन। तो आप ये बात जानते होंगे कि यूएस के फेडरल रिजर्व्स अगर अफेक्ट होंगे तो उनका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। So high imported inflation has added to the retail inflation in India, and RBI has already raised the repo rate by 190 basis point over the last 6 months। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूज रेट हाइक ऑफ द फेड also keeps on affecting the major emerging markets like India as well। Increase in the US interest rates results in the outflow of funds to US market, putting their stock markets and currencies under the pressure। यहाँ तक कि equity markets are likely to see increased volatility in the next few months, and the Indian rupee dipped against the US dollar after the Fed's outcome। सो क्या इम्पैक्ट यूएस फेडरल रिजर्व का इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है उसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जिसको जेटपी भी कहते हैं। सो इट इज़ अ एनर्जी ट्रांजिशन विद रिस्पेक्ट टू इंटर जनरेशनल स्पेटियल इक्विटी कंसर्न्स। तो ट्रांजिशंस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं नियर टर्म फॉसिल डिपेंडेंट जॉब्स को, विच डिस्टर्ब द फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर एनर्जी एक्सेस, shrink states' capacity to spend on welfare programs, and thus exacerbate existing economic inequities between the coal and the other regions। जो existing just energy transition partnerships हैं, they deals pay limited attention to intra-generational inequity such as job losses resulting from a coal phase down। However, among the three JETP deal assigned so far, only South Africa's deal mention a just component funding reskilling and alternative employment opportunities in the coal mining regions to be financed as a part of the initial $8.5 billion mobilization। Next we have disinvestment। So what is disinvestment? It is a basically यहाँ पे हम लोग देखेंगे it is when a government sell its asset or a subsidiary such as central or a state public sector enterprises। तीन मेन अप्रोच जो होती है disinvestments में वो क्या क्या होती है? minority disinvestment, majority disinvestment और a complete privatization। तो जब भी minority disinvestment होता है, सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी है वो रिटेन करती है और 51% से कम ही मैनेजमेंट कंट्रोल किसी दूसरी एंटिटी को होल्ड करवाती है। Majority disinvestment में government hands over the control to acquiring entity but retains some stakes with itself, but major जो equity है या जो एक्वायरिंग एंटिटी है वो मेजर इक्विटी को होल्ड करती है। एंड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जहाँ पे 100% कंट्रोल जो है वो कंपनी का वो बायर को दे दिया जाता है। सो यहाँ पे जो सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं जो अंडरटेकिंग को डील करते हैं, दे रिलेट द प्रोसीजर्स विद द डीपम, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और उनके अप्रोचेस को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है।
तो जब हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है व्हेन द गवर्नमेंट इज सेलिंग द माइनॉरिटी शेयर्स in a public sector enterprise which is less than 50% and it will continue to be the owner. So this is a normal disinvestment procedure. But जब हम लोग strategic disinvestment की बात करते हैं which is important, so यहाँ पे government sell करती है majority shares which is 50% or more than the 50% to some other entity, and then this method is called as a strategic disinvestment or a strategic sale. So unlike the simple disinvestment, strategic sale implies some sort of privatization along with the transfer of management control. So do remember the difference between the two. नेक्स्ट हमारे पास आता है विद रिस्पेक्ट टू ब्लू बॉन्ड्स. सो ब्लू बॉन्ड्स बेसिकली रिसेंटली सेबी ने प्रपोज करे हैं ब्लू बॉन्ड्स एज अ मोड ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस. As such securities can be utilized in various blue economy such as related activities like oceanic resource mining and the sustainable fishing grounds. What is the concept of blue economy? So blue economy की जब हम बात करते हैं, it is a sustainable use of ocean resources for economic growth, improve livelihoods and jobs while preserving the health of a ocean ecosystem. इंडिया की कुछ 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है एंड जिसमें से जो नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज हैं दैट इज़ 14,500 किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज है हमारे पास, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं एंड कैन इवन सर्व एज अ ग्रोथ कैटलिस्ट. अगर हम लोग अभी प्रेजेंट सिनारियो की बात करें सो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी कुछ 4.1% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर. देन ग्रीन बॉन्ड्स. सो व्हाट इज अ ग्रीन बॉन्ड? सो सेबी हैज स्ट्रेंथेंड the framework for green bonds by amplifying the definition of green debt securities and enhancing the disclosures. ये जो proposals हैं they are aimed at aligning with the updated green bond principles published by International Capital Market Association. यहाँ पे हम ग्रीन बॉन्ड की अगर बात करें सो सेबी हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड स्ट्रेंथनिंग द फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन बॉन्ड बाय एम्पलीफाइंग द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़, जिसके अंदर ये प्रपोजल रखा गया है कि हम अलाइन करेंगे अपडेटेड ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स को जो पब्लिश करा जा रहा है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के थ्रू. नाउ व्हाट इज़ पी नोट्स? सो पी नोट्स आप ध्यान रखेंगे सो जिसको हम लोग पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं. दीज आर इशूड बाय द फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु विश टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट without registering themselves directly after going through a due diligence process. लेकिन ये पी नोट्स इशू कौन करता है और उसका प्रोसेस क्या होता है? सो पार्टिसिपेटरी नोट्स को ब्रोकर्स इशू करते हैं और एफआईआईज इशूज़ करते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ. दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड ऑन बिहाफ ऑफ दीज फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय द ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स इन इंडिया. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे इंडियन बेस्ड ब्रोकरेज बाय India based securities and then they issue the participatory note to foreign investors. So कोई भी dividend या capital gain अगर होता है that is collected by the underlying securities who go back to the investors. The brokers that issue these notes or trades in Indian securities have to mandatorily report their permanent resident issue status to SEBI for each quarter. साथ ही साथ these notes allow the foreign high net worth individuals, hedge funds and other investors to put money in Indian markets without being registered with SEBI, thus making their participation easy and smooth. So this is all you need to know about the P notes as well, which is quite important, जिसको काफ़ी बार examination के अंदर पूछा जा चुका है. So this is all we have in today's lecture. सो आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी. अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन इवन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अपडेट्स. एंड अगर आप हमारे से किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे फाउंडेशन बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जो डिस्क्रिप्शन में होंगे उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द फर्दर अपडेट्स. आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ऐसे और कौन सी वीडियोज़ चाहते हैं जो आपको लगता है कि आप जिसके बारे में जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको आप चाहते हैं कि आप आपको समझा सकें. सो टिल देन कीप स्टडिंग एवरीवन. थैंक यू सो मच. You can join us for further courses like our foundation course for 2023-2024 for UPSC or state PCS. You can join us for the test series for prelims cum mains for UPSC as well as state PCS. And even you can join us for subject specific classes which are also available at Radiance IS. For any detail, you can contact us on the given numbers in the description box. Thank you.